कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा के सोनीपत में आज हमारा काफिला पहुंच चुका है। ये वही सोनीपत है जिसका जिक्र महाभारत में भी होता है। कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों से जो 5 प्रस्थ मांगे थे उनमें से एक सोनीपत का भी था। फिलहाल सोनीपत जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब है और आपको मैं ये बता दूं कि औद्योगिक इलाका है ये। फिलहाल यहाँ पर सोनीपत की जनता हमारे साथ मौजूद है। जरा एक बार जोरदार तालियां जनता के लिए, क्योंकि सोनीपत के लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ। यहाँ पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी हैं, मन में कुछ सवाल भी हैं, मन में कुछ शिकायतें भी हैं जो रखेंगे अपने स्थानीय नेताओं के सामने। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हरियाणा में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें आपसी कलह ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। महज 15 दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है चुनाव में, और ऐसे में कांग्रेस की बड़ी नेताएं कुमारी सैलजा घर से ही नहीं निकल रही पिछले एक हफ्ते से प्रचार करने के लिए। आखिरकार माजरा क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराजगी, ये बगावत पार्टियों को भारी पड़ जाए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे जल्दी से। पहले जरा सियासी वार पलटवार देखिए आप। बीजेपी को अगर सिर्फ इतनी ही उम्मीद बच गई कि हमारी गुटबाजी की वजह से उनको कोई लाभ होगा, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति होगी बीजेपी की। सिंगल डिजिट में सिमटने वाले हैं। उनको बोलिए उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए। हम सब एक हैं। हम अपने जो भी मतभेद होते हैं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे एक दूसरे के लिए बोल देते हैं, लेकिन फिर पार्टी का जहाँ सवाल होता है सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं और पार्टी को विजयश्री दिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी में सम्मान केवल गांधी परिवार का ही हो सकता है। कोई पिछड़े समाज से आए कोई भी व्यक्ति हो, उसका सम्मान नहीं हो सकता है। और हरियाणा में तो कांग्रेस की ये हालत है, वो जान चुकी है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है। भाजपा पुनः सरकार बनाएगी और आपसी द्वंद्व चल रहा है। वहां एक अखाड़ा है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को ही निपटाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो हुड्डा जी हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा। तो सोनीपत और सोनीपत की जनता तैयार है अपने सवालों के साथ। मंच पर स्थानीय नेता मौजूद है। मैं जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ। दिखाइए जरा पहला चेहरा, बीजेपी के नेता नरेंद्र भारतीय। जोरदार तालियां नरेंद्र भारतीय जी के लिए। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र छिकारा, तालियों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। देवेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी के नेता। कुणाल गहलावत हमारे साथ आईएनएलडी के नेता मौजूद हैं, और देवेंद्र कादियान जेजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो ये तो बात हुई स्थानीय नेताओं की, और साथ ही आपको बता दें 2 बड़े राजनीतिक दल और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली हमारे साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज जुड़ रहे हैं। सुप्रिया जी, 15 दिन रह गए वोटिंग में, कुमारी सैलजा नजर ही नहीं आ रही है। ये कहीं कलह कांग्रेस की मुश्किल तो नहीं बढ़ाने वाली है? आपको, आपके दर्शकों को और सोनीपत की सम्मानित जनता को मेरा सादर नमस्कार, और मैं आगामी बधाई देना चाहती हूं हरियाणा को कि आप प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा राम राम आप सबको। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी। दूसरी बात मैं कहूंगी, आपकी जो चिंता है हमारे लिए, हम बहुत अभिभूत हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए। शैलजा जी लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से घर पे मिल रही हैं। हमारे लीडर्स ने रैली करना कल से ही शुरू किया। उनकी अंबाला में, सिरसा में, हिसार में, तमाम क्षेत्रों में आगामी दिनों में रैलियां लगी हुई हैं, आपको वो दिखेंगी। लेकिन हमारी चिंता करते करते बीजेपी अपनी कलह भूल जाती है। अमित शाह जो है हाथ उठाकर, नायाब सिंह सैनी जी हमारे उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार को ये पता, हमारे सीएम के फेस हैं, सीएम का फेस को पता ही नहीं है कि वो करनाल से लड़ेंगे या कहीं और से अपना घर छोड़ के भाग गए। फिर विज जी कहते हैं नहीं जी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, सबको पछाड़ कर राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं जी मैं बनूंगा। इनका जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है वहां का, वो बेचारे रोते हुए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, मेरे साथ बहुत गलत कर दिया रामविलास शर्मा जी। बीजेपी का जो हरियाणा का दफ्तर है ना, वो कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। 1 नहीं 2 नहीं 63 इस्तीफे हुए हैं इनके राज्य के पिछड़े प्रकोष्ठ के, इनके राज्य के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। ये किस मुंह से हमारी बातें करें? हमारी चिंता मत करिए। आपने 10 साल हरियाणा को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चे डंकी मार रहे हैं, बेरोजगारी का ये आलम है कि सफाई कर्मचारियों की नौकरियां भर रहे हैं बेचारे पीजी और ग्रेजुएट्स, बेरोजगारी का ये आलम है कि
इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को मजबूर है। आपने किसानों को एमएसपी का ठीक धोखा है। दिया, आपने पहलवानों के ठीक है, मैं जवाब दामन लेती पर हूं। हाथ डाला। तो मैं जवाब देखिएगा, लेती हूं। जनता आपका हिसाब करेगी। मुद्दों पर हरियाणा मैं आ हिसाब जाऊंगी, मांग लेकिन रहा है। पहले ये जो बगावत का दंगल आप कह रही हैं कि बीजेपी में खुला हुआ है, इसी पर राजीव जेटली जी जवाब दे दीजिए। और कुमारी सैलजा को लेकर जो उन्होंने जवाब दिया, फिर आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसी पिछड़े नेता को आगे ही नहीं आने देती और इतनी सहानुभूति कुमारी सैलजा से बीजेपी के नेता जता रहे हैं। राजीव जी, आपने देखा नहीं इनको कि किस तरीके से अपने मन से उठा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को फेंक देते हैं। हाथ टूट जाता है उनका हाथ, और हाथ जब टूट जाता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो उनको पूछने के लिए कौन जाते हैं? कांग्रेसी नेता नहीं जाते हैं। उस दलित नेता को पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। तुम्हारी शैलजा भी बेचारी डरती फिर रही है, वो मंच पे चढ़ती नहीं है, वो मंच की हाइट देखती है पहले कितना ऊंचा है, कहीं उठा के मुझे भी नीचे ना फेंक दे, क्योंकि मैं दलित हूँ और दलितों को जीने का अधिकार नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये सबसे बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी की। और जो हम पर उंगली उठा रहे हैं कि इनके नेता, सांसद है वो तो पार्टी की, लेकिन राजीव जी वो तो सांसद है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, सिरसा से वो जीती हुई सांसद है कांग्रेस की। जीती हुई कांग्रेस से है ना, रोमाना जी, लेकिन मैं कुछ बोल हुड्डा सकती साहब की जो रैलियां होती हैं, हुड्डा साहब हाँ के जो जी। फंक्शन होते हैं, उनसे दूरी बनानी पड़ती है, उनसे दूरी बनानी पड़ती है। डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। तुम्हारी शैलजा सांसद होकर अगर इतना डर रही हैं, वो बचती फिर रही हैं, कहीं हुड्डा साहब के सामने ना आ जाऊं, उनके सपोर्टर मुझे उठा करके कहीं नीचे नीचे ना फेंक दे, कहीं मेरे साथ भी कोई इस तरीके की बदतमीजी ना कर दे, जो इनका सांसद डरता फिर रहा है, तो आप सोचिए प्रदेश की जनता की क्या हालत होगी। वो किस तरीके से डर रहे होंगे कि कहीं आ ना जाए गलती से भी। आपने जो अब गंभीर दूसरी आरोप बात लगाए, जो- इस पर मुझे जवाब लेना होगा। सुप्रिया श्रीनेत सुना आपने? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा जो है वो तो डर रही हैं, मतलब उनको बाकायदा मंच से नीचे उठाकर फेंक सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं राजीव जेटली। सुप्रिया श्रीनेत, मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हूं। एक महिला के बारे में इस तरह की बात सिर्फ बीजेपी कर सकती है। शैलजा जी जैसी सशक्त और शैलजा जी जैसी निडर महिलाएं राजनीति में कम हैं। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूं। इस तरह की महिला है वो। उनके बारे में ये कहना कि उनको कोई नीचे फेंक देगा, ये घटिया राजनीति है बीजेपी की। इस तरह के शब्दों का चयन आप मत करिए। असलियत यह है कि शैलजा जी का प्रभाव है। बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ी मर्यादा मेरे साथ दिखाइए, किसी और के साथ नहीं दिखा पा रहे हैं तो। असलियत यह है रोमाना जी कि शैलजा जी का बहुत बड़ा प्रभाव है हरियाणा में। और राजीव जी देखिए, हम सब हैं, अपने उनके साथ अपने ये लोग क्या जगहों से किस बात तरह कर रहे हैं। की मैं बात भी करते स्टूडियो हैं। में मौजूद हूँ, दिक्कत आ जाएगी, तो प्लीज अपनी बारी पर रखिए। रोमाना जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि शैलजा जी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेता है और वो बिल्कुल प्रचार करेंगी। वो दलितों में बड़ा चेहरा है। उदय भान जी दलितों में बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तो ये हालत हो गई है कि इनको हमारे खिलाफ फेक न्यूज और भ्रम फैलाना पड़ रहा है और हम इनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। ये तो इनका हाल हो गया है। अपना घर तो इनका संभल नहीं रहा है। शैलजा लेकिन जी सुप्रिया एक जी, बहुत ये सवाल सशक्त तो और है ना बहुत कि निडर महिला आखिरकार है। कुमारी उनके सैलजा लिए अभी इस तरह तक की नजर बात मत क्यों करिएगा। नहीं आ और रही एक हैं? चीज, कुमारी सैलजा के बयान मीडिया में हमने कितना सुने, जब उनकी तरफ से कहा गया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, उन्होंने तो ये भी कहा, लेकिन आखिरकार वो विधानसभा चुनाव मैदान में भी नहीं उतरी हैं। और अब उनकी जो गैर मौजूदगी है उसको लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल आपकी बात सही है और मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी ने भी इच्छा व्यक्त करी थी, दीपेंद्र जी ने भी व्यक्त करी थी। पार्टी की हाईकमान ने, पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, दोनों लोग सांसद रहेंगे। अभी वो लोग जीत कर आए हैं बड़ी बड़ी मार्जिन से। हिसार से शैलजा जी और दीपेंद्र जी हरियाणा से जीत कर आए हैं। हरियाणा की 5 सीटें बीजेपी के नीचे से खींचकर निकाल दी। और बीजेपी किस मुंह से बात करती है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। 60 साल का उनका निर्वाचन का एक्सपीरियंस है। आप बात करिएगा पिछड़ों दलितों की, आप बात करिएगा पिछड़ों दलितों की, जब आपके राज्यों में पिछड़े और दलित बेचारे पीटे जा रहे हैं। आप बात करिएगा दलितों की, आप बात करिएगा पिछड़ों की। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है जो कस्टोडियल डेथ छत्तीसगढ़ में कल हुई है और सारा छत्तीसगढ़ सड़कों पे, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहिएगा। आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह के चले जाते हैं। किस तरह की आपको हंसी आ रही है? कस्टोडियल डेथ में जिस तरह की फोटोज आई हैं, मैं जवाब शर्मा जाए, आपको हंसी आ रही है? राजीव जी, क्या यहाँ पर बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से कांग्रेस की एक दलित नेता के जरिए जो दलित वोटर 24 लोकसभा चुनाव में एक मेजर शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, उसमें किसी तरीके से सेंधमारी कर ली जाए? क्योंकि हरियाणा हम सब जानते हैं 10 में से 2 रिजर्व सीटें, और दोनों रिजर्व सीटें, चाहे सिरसा जहां से कुमारी सैलजा जीती हो या फिर अंबाला, दोनों कांग्रेस की झोली में गई हैं। राजीव जी, नहीं रोमाना, इतनी अगर इनको इतनी स्पष्टता है इस बात की, तो कम से कम इतनी बात तो कह सकते हैं।
कि इनको मना किया कि आप लोकसभा की सांसद रहेंगे, आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती, तो हमारी शैलजा से किसी मंच पे खड़ा करके बतवा दीजिए, बुलवा दीजिए कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा, या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसके साथ चलने को तैयार हूँ। वो नहीं बोलेंगे, आप देखिएगा। तो ये नहीं बोलेंगे का मतलब यही है कि एक डर, एक खौफ। लेकिन सर ये तो सबका हाल है ना, ये तो सबका हाल है ना। अब आप अनिल विज जी से कह देते कि जब पार्टी नेतृत्व बीजेपी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका नेतृत्व फैसला कर चुका है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा आपका नायब सिंह सैनी है, फिर अनिल विज साहब क्यों सपने देख रहे हैं? वो क्यों मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं जी मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं शानदार काम करूंगा? राव इंद्रजीत जी क्यों है सीएम की कुर्सी का सपना पाल रहे हैं? सर ये तो सभी का हाल है ना। फिर आप कहलवा पा रहे हो अपने नेताओं से क्या, जो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हो? हमारी पार्टी में तो बोल दिया, चलिए राव इंद्रजीत ने बोल दिया, विज साहब ने बोल दिया ना, उनको डर नहीं लगता इस बात का। वो कहते हैं कि हाँ क्या पता हम भी हो सकते हैं। आप इनसे बुलवा दीजिए ना एक बार, ये बात इनसे बुलवाइए किसी से। क्या ये एक्सेप्ट करते हैं किसको? या कुमारी शैलजा कह सकते हैं क्या मैं मुख्यमंत्री हो सकती हूँ? अरे वो कहेंगी तो जो आप कह रहे हैं ना, ये अभी जो डिबेट पे कह रहे हैं कि वो प्रचार कर रही है, वो प्रचार करना भी बंद कर देंगी। मुझे मालूम है ना हरियाणा के हालात में, हरियाणा में रहता हूँ, मुझे मालूम है उस खौफ का मंजर इस हरियाणा ने देखा है, और वो नहीं चाहते दोबारा से वो दिन देखने को मिले। मैं जवाब लेती हूँ सर। आपने तो ऐसा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखा दिया कि जैसे हुड्डा मतलब पता नहीं कितना बड़ा खतरा, ऐसा मंजर आप दिखा रहे हैं। मैं जवाब लेती हूँ। सुप्रिया जी आइए जवाब दीजिए प्लीज। मैं 2 बातों में अपना जवाब आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। इतना ही अच्छा आपने हरियाणा 10 साल में बना दिया था, तो चुनाव के ऐन पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा का अध्यक्ष सब क्यों बदलना पड़ा आपको? आज असलियत यह है कि खट्टर जी को, जिसको वो भूले नहीं है हरियाणा वाले, उनकी जगह पोस्टर पर भी नहीं है और मंच पर भी नहीं है। हरियाणा को तो आप इस कगार पर ले आए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और जहां तक मंजर की बात है ना, खौफनाक मंजर की, खौफनाक मंजर तो यह है कि दिल्ली से दूर 20 किलोमीटर पर आर्यन मिश्रा की गाड़ी से पीछे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती है, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान था, और एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है। ये तो आपकी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था यह है कि बीजेपी की गाड़ी का स्टिकर लगाकर एक आदमी एक बाइक चालक को दिन दहाड़े मार देता है, जो कल हुआ हरियाणा में। गुड़गांव में रहते हैं, आपको पता होगा इस बात का, उस पर झंडा और स्टिकर बीजेपी का लगा हुआ था। आप बिल्कुल जंगल राज बना चुके हैं हरियाणा को, और हरियाणा के हर फैसले को अब जनता आपसे हिसाब लेगी। बीच में मत बोलिए मेरे। अब अगर आप बोलेंगे मैं लगातार आपके बीच में बोलूंगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे बीच में मत बोला करिए। मैंने आपके साथ शिष्टाचार किया, आप उतना शिष्टाचार मेरे लिए भी करिए। थोड़ी तमीज की बात करिए, यहाँ पर आकर मुद्दों की बात किया करिए। शैलजा जी जैसी महिला के लिए आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, आप अपने घर की महिलाओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो नजारा, जो बिल्कुल कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए हरियाणा ने देखा है, बेरोजगारी को देखा है, किसानों के आत्मसम्मान को रौंदते हुए देखा है, पहलवानों को बिल्कुल वहां पर निस्तो नाबूद करवाते हुए देखा है, हरियाणा जवाब देगा आपको। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग आपने मेरी नेत्री शैलजा जी के लिए किया है वो गलत है, वो अस्वीकार्य है, मुझे उस पर आपत्ति है। ऐसे शब्द आप अपने घर की महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते जिस तरह से आपने शैलजा जी के लिए बोला है। शर्म आनी चाहिए। दलित समाज इसका आपको सूद समेत जवाब देगा। मैं राजीव जी का आप कर रही हूँ खिलाफ कहा कैसा? ठीक है, मैं राजीव जी का रुख कर रही हूँ। राजीव जी मैं यहाँ सोनीपत में मौजूद हूँ। आप तो खुद हरियाणा के, आप जानते हैं सोनीपत मतलब बीजेपी की तरफ से अगर किसी महिला नेता की बात की जाए तो कविता जैन है ना, पूर्व मंत्री भी रही हैं। अब यहाँ कविता जैन, उनका भी यही हाल है राजीव जी, वो भी प्रचार के लिए नहीं निकल रही हैं, उनकी भी नाराजगी बीजेपी से। आंसू तो उनके सबने देखे थे। लड़ना चाहती, वो लड़ना चाहती थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। किसी की भी नाराजगी हो सकती है जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो प्रचार करे ना करे उसका प्रेरोगेटिव है, उसका विशेषाधिकार है। हमने उनसे अपील कराया और उसके बाद देखा वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे उन्होंने बैठकर बकायदा इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अब इन्हीं की पार्टी की बात करिए, इन्हीं की पार्टी की नेत्री हमारे एक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से आती है, उनको इन्होंने टिकट नहीं दी। तो क्या वजह थी ना देने की? तो चुनाव लड़ी, मना। ठीक है सुप्रिया जी प्लीज सुन लीजिए उनको। सुप्रिया जी अब आप प्लीज सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी। राजीव जी ठीक है कि हमारे तो सभी नेता मानता है, मैक्सिमम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के साथ लड़ी रहे हैं। पूरे हरियाणा में जाकर के देखिए किस लेवल पर लड़ रहे हैं। और हम ये नहीं कर रहे लड़ रहे, इल्जाम लगा रहे हैं बकायदा।
इस बात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनकी टिकट क्यों काटी गई है। खैर मुझे मतलब नहीं है इस बात से कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती। नरेंद्र जी, कविता जैन आ रही है कहीं नजर सोनीपत में? हाँ जी, निश्चित रूप से वो अपने लेवल पर अलग से मीटिंग्स कर रही हैं और सभी। हमें तो नहीं दिख रही मीडिया में। नहीं, आप कल से देखिए, सिर्फ उनके आंसू ही नजर आए थे। नहीं निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने एक मेहनत की थी, पार्टी के बहुत समर्थित कार्यकर्ता हैं, वो भी बहुत बेहतरीन, और निश्चित रूप से हर कोई उम्मीद करता था अपनी टिकट तो केवल एक को मिलना होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और अल्टीमेटली हम लोग सब लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं तो सबका एक जैसा हाल है क्या? सारी पार्टियों में इतनी नाराजगी, सारी पार्टियों में बागी, सब लोग आप लोग एक ही नाव की सवारी में? नहीं, आप देखिए, वे कांग्रेस में ना कोई बागी है ना कुछ है। यहाँ पहले से भी एमएलए सुरेंद्र पवार था, उसी को टिकट दी गई है। और भारतीय सोनीपत में चलो आपने दे दी, आपने अपने विधायकों के सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटे, लेकिन हरियाणा भर में तो कितने 19 बागी हैं कांग्रेस की जो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है ना कि लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इसलिए दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, क्या इनके पास उम्मीदवार था? कांग्रेस से 1 महीना पहले लिया हुआ उधारा कैंडिडेट लिया इन्होंने, क्या है इनके पास? यहाँ निखिल मदान जो है वो हमारे कांग्रेस से अभी जुमा 15 दिन पहले गया है। बताओ, आपने कांग्रेस से उधार लेकर यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, पुराने आपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया। सर नहीं, दरकिनार नहीं किया है, अल्टीमेटली देखिए कांग्रेस से ही लेकर बना दिया ना उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज निश्चित की हुई है कि आने वाले 10 वर्ष इस देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो देश का भविष्य सुधरेगा। ये सारे के सारे मैं आपको शुरू से गिनाता हूँ। जेजेपी के जो सुप्रीमो है 10 साल जेल काट के आए हैं, उसके बाद आप इनेलो के सुप्रीमो 10 साल जेल काट के आए हैं। मुझे ये बताओ, ये जेजेपी वालों पर आप इतनी उंगली उठा रहे हो, इन्हीं के साथ तो आपने 4.5 साल सरकार चला ली, 4.5 साल तो सरकार इनके साथ चलाई। पूरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी के अभी जेल से जमानत पर आए हैं, इनके जो है वो जेल में भी गए हुए, एक भी ऐसा जो जेल में नहीं है, केवल हमारे कैंडिडेट है जो जेल में नहीं है, जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और पार्टियों में आना न आना ये हर किसी की स्वतंत्रता है, चुनावों से पहले कोई किसी पार्टी में जाए, कोई कहीं जा सकता है। वो कह रहे हैं इसमें क्या होगा? डर दिखा के ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसका डर? ये ईडी का और सीबीआई का डर दिखा के जो इस प्रकार से लोगों को ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ना बहकाए में आने वाली है ना कुछ आने वाली है। 80 सीटें जीत के इनका सुपड़ा साफ करने का काम कांग्रेस कर रही है। आपका क्या रोल है? आम आदमी पार्टी कहाँ है? कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते तो शायद फाइट में होते आप। देखिए, मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हैं। 1992 से इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रखी है। नरेंद्र भारतीय जी, इनको उधार का कैंडिडेट लेना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भ्रष्ट कैंडिडेट ही पसंद आते हैं। उनको लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सट्टेबाज, बुक्कीबाज, हवाला किंग, दलाली किंग, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इनके मुख्यमंत्री ने कहने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर जिन्हें संवैधानिक पद के ऊपर जो थे, उन्होंने आरोप लगाए थे कि एक सट्टेबाज, एक हवाला किंग सामने कैंडिडेट उनके सामने खड़ा था। अब की बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सोनीपत के अंदर अपनी जीत दर्ज करेगा और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, उनका परचम लहराने का काम आम जनता करेगी। और पोस्टर तो बड़ा ले आते, इतना छोटा सा विजिटिंग कार्ड लेकर आए हो आप। हाँ जी, इस फाइट में आपका एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम। और आपका कार्यक्रम का इनाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बनेगा मुख्यमंत्री, इसका ही जवाब देता हूं। अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। दूसरी बात, कैसे आप लोग तो बीजेपी की बी टीम कहे जा रहे हो। आप लोग तो कहा जा रहा है आप लोगों के साथ बीएसपी और वो गोपाल कांडा जी, जिनके लिए बीजेपी उम्मीदवार बैठ गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो फिर जब बीजेपी की बी टीम हो तो किंग मेकर बनोगे ना, फिर किंग थोड़ी बन जाओगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो? रोमाना जी, आप कांडा जी का बयान सुनिए। उन्होंने मना कर दिया, बीजेपी जबरदस्ती उनको समर्थन देने जा रही है और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जहां तक बात आप कर रहे हो, अगर आप सिरसा से चलो, सिरसा के अंदर हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जीत रहा है। हम जुलाना की सीट जीत रहे हैं, हम मथीन की सीट जीत रहे हैं, हम यमुनानगर की सीट जीत रहे हैं, हम सोनीपत के अंदर 6 की 6 सीटों पर मुकाबले में। ये तो किंग मेकर का दावा कर रहे हैं, आपका क्या हाल होने वाला है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बीजेपी वाला साथी ज्यादा दुखी हो गया। इसलिए दुखी हो गया कि इसने लगा कि सारे जेल वाले ये हैं, इन्हें सारा गंज जेल कर दी। मौका नहीं आया इनका जेल में, तुम भी जाओगे। आ गया था अभी टाइम जेल का। एक बात बताओ मुझे, 4.5 साल तक आपने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, जेल में जाने से बचने के लिए चलाई क्या? इसीलिए मैं पूछ रहा था, जब हम जेल वाले थे, जब तो इनको जरूरत पड़गी
जब तो जेजेपी जरूरत थी और फिर जब चले गए तो जेल में, ये तो मौका होगा। जवाब लेती हूँ। वो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम जेल वाले थे तो फिर हमें साथ क्यों ले लिया? हमारे पास योगी, मोदी और नायब सिंह सैनी जैसे तपस्वी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। भाई साहब, खट्टर जी का नाम तो ले लो। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, भूल गए उनका नाम? निश्चित रूप से खट्टर जी की वजह से बिना खर्चे और बिना पर्ची 1,44,000 लोगों को नौकरी मिली है, और कांग्रेस के राज में केवल 96,000 लोगों को। किसी भी क्षेत्र में ये लोग, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कांग्रेस वालों को चैलेंज कर। नहीं, एक मिनट, कांग्रेस को बाद में चैलेंज करो, पहले जेजेपी का जवाब दो, जो कह रहे हैं कि हम सबको कह रहे हो जेल वाले हैं, फिर हमारे साथ सरकार क्यों चलाई? देखिए, कौन विधायक किसको समर्थन देते हैं पार्टी बनाने के लिए, वो अलग है। विधायकों ने समर्थन दिया हमें पार्टी बनाने, सरकार बनाने के लिए, उसको हम लोग मना नहीं कर सकते। ठीक है। ये जो कह रहे हैं 1,44,000 है, फिर इनके एचपीएससी के जो ऑफिसर थे, तो बगैर खर्चे बगैर पर्ची की बात करें, 2 करोड़ रुपए इनके घर से क्यों ले मेरे? दूसरी बात, जो पहले 2014 से पहले 70,000 करोड़ रुपए से हरियाणा पे कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़। ये कर्जा कैसे हुआ? आज हरियाणा 2014 से पहले हरियाणा नंबर जो 1 हुआ करता था, आज वो 14वें स्थान पर भेजने का काम किसने किया? एक बात बताओ मुझे देवेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी तो बढ़ गई ना, 79,000 से वो दुगनी हो गई है हरियाणा में। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, अपराध में, उसमें आज 14वें स्थान पे हरियाणा। मैं नहीं कह रहा, ये कैग की रिपोर्ट बता रही है। 10 साल में आपने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया, वो कह रहे हैं। मैं एक चैलेंज के साथ करता हूं, विकास के मामले में 4 गुना ज्यादा खर्च किया हमने, विकास के मामले में। और एक मिनट, मैं जाऊंगी अभी जनता के बीच। विकास कहां पर है हरियाणा में? सोनीपत पे उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरी बात सुनो आप, मेरी बात तो सुनो। खर्ची पर्ची वाली जो बात है, खर्ची पर्ची वाली बात, उस पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, केवल सोनीपत में एक डरपोक कार एमएलए इन्होंने चुन रखा था, इसलिए विकास के कार्य नहीं हुए। अगर आप विकास चाहते हैं तो निखिल मदान जैसा मजबूत व्यक्ति आप एमएलए चुनिए, जो कांग्रेस से आया है बीजेपी में अभी। हाँ जी। आप उसकी बात कर रहे हैं जिन निगम के अंदर रेट खोल रखे हैं, 120 से 450 रुपए गज हो गया जो आईडी का रेट था, और अप्रूव्ड 7AM अगर किसी का है तो 700 रुपए गज का रेट है। ये है भारतीय जनता पार्टी का निगम, ये है भ्रष्टाचार। और दूसरा आप देखिए, जनता के पास आ रही हूँ, हाथ उठाइए जिसके सवाल है। किस प्रकार से यहाँ अपना 700 दिन किसान बैठे रहे, 700 अपना जवान किसान शहीद हुए, एक शब्द बिना प्रधानमंत्री के ना मुख्यमंत्री के नाम से हुआ। और इतना ही अगर लोग, किसानों का मुद्दा बड़ा होगा, किसानों का मुद्दा चुनाव में बड़ा है। किसानों का मुद्दा, हम तो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं और लोगों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक लाडो योजना 2100 रुपए शुरू की थी, 10 साल में वह लाडो योजना नहीं कर पाए। ठीक है, जनता के बीच चलते हैं। किस के सवाल है? हाथ उठाइए अपना। हाँ जी, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? माइक छोड़ दीजिए। मेरा सवाल है भारती जी से। अभी इन्होंने एक बात कही बीजेपी से। हाँ जी, बीजेपी से, कि ये भी जेल में है, ये भी जेल में, ये भी जेल में है। क्यों जेल में गए जी? हरियाणा को नौकरी देने के चक्कर में। हरियाणा को नौकरी दी थी ना चौटाला सरकार ने। आपने वो जेबीटी का कोर्स 3 साल से बंद कर रखा है। पूरे हरियाणा में जेबीटी में एडमिशन नहीं, अगर हो तो आप बताइए। 3 साल से एडमिशन बंद है। नहीं तो भ्रष्टाचार करके नौकरियां दो तो आपको गवारा है? भ्रष्टाचार करके नौकरियां दो तो आपको गवारा है? किसने नहीं दी जी? बीजेपी नहीं देती है, सब अपने अपने आदमियों को नौकरी देते हैं। वो उसमें क्या बात है? बात की उन्होंने जेल की। कमाल है, लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, अपनों को सब नौकरी देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके आराम से। मेरा सवाल भाजपा से है। उन्होंने लाडली योजना शुरू किया, वो लाडली योजना 1 साल पहले कहाँ थी, जब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को लाठियों से मारी गई, हमारी पहलवान बहनों को दिल्ली में घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ गए, वो लाडली योजना तब कहाँ थी? नाराजगी है यहाँ पर। भारती जी आऊंगी आपके पास, आराम से। देखो सोनीपत ये विधानसभा का चुनाव है। सवाल पूछो जी, भाषण। सोनीपत में मेट्रो नहीं आई, मोदी जी आए थे 2014 में, और निगम में इतना घोटाला है, प्रॉपर्टी में इतना घोटाला है, जल भराव की समस्या। मेट्रो का वादा किया था, मेट्रो का वादा मोदी जी ने किया। आगे आने दो, उनको आगे आने दो। हाँ जी बोलो। मैम, मंजीत पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइव। सवाल मेरा बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक पर्सन से है, जो विकास की बात करते हैं। 10 साल उनकी गवर्नमेंट रही है। 1989 में हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन पारित हुआ था विधानसभा में, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम इनके हर एक विधायक के पास रिप्रेजेंटेशन देके गए थे, इन्होंने एश्योर किया, ओएसडी से मिले, खट्टर साहब से मिले, वादा पूरा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे
बीजेपी के प्रत्याशी हैं, निखिल मदान जी, वो कांग्रेस में थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के जवाब प्रेशर से वो चले गए। और मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेयर रहते हुए सोनीपत के लिए क्या काम किया? आज वो ये वोट मांगते हैं कि मैं बस दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सबके गले में ये कांग्रेस पार्टी के पट्टे हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सब ठीक है, आपके नहीं है। इनके सवाल जो है वो बीजेपी से, आपका क्या सवाल? मैडम, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये देश जो ये हरियाणा है हमारा, दूध दही का खाना था और यहाँ पर हमारा गेम सबसे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में। तो बीजेपी तो कह रही है हर जिले में ओलंपिक नर्सरी बनवाएंगे। बीजेपी ने ऐसा नाश करा है, यहाँ पे स्टेडियम में जा करके देख लो, बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं सोनीपत में नशे ले रहे हैं 5 साल से नशेगे और वो सेक्टर 3 में आप जाकर के देखो, वहाँ पर जो एस्ट्रोटर्फ है वो सारा उखाड़ कर फेंक दिया है। भारती जी जवाब दीजिए, शिकायतें अनगिनत यहाँ पर। एक तो वो लाडो योजना जो आप लेकर आ रहे हैं, भाई 10 साल से कहाँ थी वो लाडो योजना? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2000 देने की बात की, आप लाडो योजना कह के 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। और वो ओलंपिक नर्सरी जो हर जिले में बनाएंगे, वो कह रहे हैं सोनीपत का स्टेडियम जाकर देख लो, वहाँ पर खिलाड़ी जो है कैसे नशे की लत पड़ गई। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2 महीने पहले जो निखिल मदान हमारे पास आए हैं, ये इनके ही मेयर थे, विधायक भी इन्होंने चुना हुआ है सुरेंद्र पवार को। ईडी सीबीआई के डर से चलेगा बीजेपी में? मैं आपको उसका भी उत्तर दे रहा हूँ, उसका उत्तर दे रहा हूँ। 25 करोड़ की ग्रांट, चंडीगढ़ से 25 करोड़ की ग्रांट आई थी सुरेंद्र पवार एमएलए के विधायक के तौर पर, 20 करोड़ उन्होंने वापिस भेजे, 20 करोड़ वापिस भेजे, केवल 5 करोड़ लगे। विधायक ने यहाँ कोई पैसा नहीं लगाया, सारा का सारा पैसा चंडीगढ़ वापिस भेज दिया, कोई पैसा है सोनीपत में लगाया। और उन्होंने कहा आशा वर्करों के लिए, आशा वर्करों को 500 रुपए मिलते थे पहले, अब हम आशा वर्करों को 6100 रुपए हर महीना देते हैं, 6100 रुपए। ठीक है। मुझे लगता है जरा सा आप वो बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके बीच में हम चलते हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं एक एक करके। क्या कहना है? सवाल। मैं सबसे पहले कांग्रेस वाले से पूछना चाहूंगा, जो अभी ब्लेम लगा रहे थे निखिल मदान के ऊपर, मेयर के ऊपर, वो मेयर जो है ना, पूरा परिवार पवार साहब को जिताने वाला है। पवार साहब को कौन जानता था? एक बात और बताइए, पवार साहब को जो ग्रांट मिली 25 करोड़ की, इन्हें 5 करोड़ लगाए, बाकी 20 कहाँ भेज दिए? तो क्या काम किया विधायक ने? क्या काम किया बताओ ना। विधायक ने कुछ काम नहीं किया। ये 2019 में यहाँ पर कांग्रेस जीता था, तो बीजेपी के जो नेता है वो उस कांग्रेस के विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। और क्या सवाल? कांग्रेस ने काम क्या किया? भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, देश को बेचने की कोशिश की, आरक्षण करने की कोशिश की, छोटी जातों को आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो कह रहे हैं हम जातिगत सर्वे कराएंगे, आरक्षण 50% को खत्म कर देंगे, बढ़ा देंगे। आपने सुना नहीं? नहीं, राहुल गांधी को सुना नहीं अमेरिका में कि आरक्षण कांग्रेस खत्म कर देगी, छोटी जातियों की आरक्षण खत्म कर देगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं 50% हटा देंगे, बढ़ा देंगे आरक्षण। हम जो है बीजेपी में इसलिए हैं क्योंकि पहली बारी जो शिक्षित बच्चे लगे हैं, गरीब बच्चे लगे हैं, पहले इनके बच्चे लगते थे, पैसे के दम पे लगते थे, इनके परिवार के बच्चे लगते थे, पहली बारी जो है गरीब बच्चे बिना पर्ची के लग रही है। मोदी हाँ जी हो गया। मैम 50 साल से मैं कांग्रेस में था, मगर मेरे बच्चे ग्रेजुएट थे और इन्होंने बगैर पर्ची खर्ची का कोई नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अच्छा हाँ जी, कहिए क्या कहना है जी? नमस्ते जी, सवाल। मैं प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया 30-35 साल तक, मुझे मात्र 1500 पेंशन मिलती है, तो क्या उसमें गुजारा हो सकता है? पेंशन का मुद्दा है, पेंशन का। मैडम पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही, मोदी चोर है। इतनी नाराजगी यहाँ पर। हाँ जी, आराम से। जो आपने सवाल किया था ना इसका शेड्यूल कास्ट के बारे, हम इनसे पूछना चाहते हैं, बीजेपी का जो प्रवक्ता है, देश की जो राष्ट्रपति है, सबसे संस्था, बड़ी संस्था पंचायत का उद्घाटन हो रहा है, उस दलित को बेचारे को आदिवासी हैं वो, आदिवासी। आप बेरोजगारी में कितने बड़े वायदे किए थे, ये बताए 2.5 करोड़ नौकरी का क्या 37% बेरोजगारी होगी, और यह अग्निवीर योजना लाकर छोड़ दी, मतलब युवा का भविष्य खराब कर। मैं ऊपर जा रही हूँ, दोबारा से मंच पर नेताओं से जवाब लूंगी, लेकिन अब तो बीजेपी कह रही है ना कि अग्निवीरों को हम पक्की सरकारी नौकरी दे देंगे बाद में। बता रहा हूँ कि बीजेपी के पास मोदी के अलावा को दूसरी बातें नहीं कर दे, मोदी करे और कुछ भी काम भी कर ले हो। तो वो उनका ट्रम्प कार्ड है।
वो उनका ट्रम्प कार्ड है। का एजेंडा है ही नहीं। एक बताओ, सारे तो जेजेपी के कैंडिडेट। मोदी है तो भरोसा है ना। भरोसा कहाँ है? अब पता लग जाएगा भरोसा इस चुनाव में, देख लेंगे कितना भरोसा है। ये तो खाली बातों के हैं, करने के नहीं है। सफाया हो रहा है क्या बीजेपी का? सफाया देख ले। सफाया हो रहा है बीजेपी का बिल्कुल हरियाणा से सफाया होने जा रहा है। आज बीजेपी की आरोप तो लग रहे हैं आप लोग बी टीम हो, प्रॉक्सी हो आप। जब कांग्रेस का कैंडिडेट होता है तो बीजेपी उनका समर्थन करती है, जब बीजेपी का कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस उनका समर्थन करती है। 30 पेपर आउट इस बीजेपी सरकार में हुए। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज हरियाणा को 6 बार जलाया गया। नूह के अंदर, मेवात के अंदर इतनी शांति थी। इन्होंने हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट जाति पाति की धर्म की राजनीति है। ये बहुत एक मिनट बड़े आरोप लग रहे हैं वहां पर। एक तो बेरोजगारी के लिए आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में रोजगार ही नहीं है। ऊपर से जो भाईचारा था नूह मेवात का वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको इन्होंने अपने राज में वहां पर आग लगवा दी। कभी वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हमने नहीं किया। 87 लाख लोगों को 63,914 रुपए अपना काम धंधा करने के लिए दिया है। 87 लाख लोगों को। कितने लोगों को? 87 लाख लोगों को। और 1,44,000 लोगों को। फिर इस बार 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा कांग्रेस वाला कॉपी पेस्ट क्यों कर दिया? 2 लाख और नौकरी देंगे। और नूह और मेवात में हमने आग नहीं लगाई। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बांटी है लोगों को, और इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध कराएगी। ये बड़ी नाराजगी है नीचे। वो कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जो है वो SC ST के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं। नीचे से वो कार्यकर्ता कह रहे थे बीजेपी के ये कुछ भी कहते रहे, जबकि सही 36 बिरादरी की पार्टी को है उसका कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात ये हरियाणा की बात को हमको करनी चाहिए। यहाँ 2.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, इन्होंने नौकरियां नहीं भरी। रही बात दूसरी, भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री यहाँ अपना लोहारू में आया था। 37 मिनट के भाषण में 27 बार हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब। ये है इतने ये बौखला गए हैं कि हुड्डा साहब इनके बड़े नेताओं को भी और हुड्डा साहब इनके छोटे नेताओं को नजर आते हैं। आने वाले मुख्यमंत्री वही हैं। और उस समय पार्टी तो अनाउंस नहीं कर रही। आप कह रहे हो एक मिनट, लेकिन ये बड़ी बात है भाई। 10 साल से यहाँ हरियाणा में राज आप कर रहे हो, तो फिर आपके बड़े नेता जो यहाँ पर हो रहे हो उनको तो खट्टर साहब सैनी साहब कहना चाहिए ना। वो हुड्डा साहब क्यों कह रहे हैं? नहीं, कोई हुड्डा साहब नहीं कह रहा। हुड्डा साहब केवल एक जाति के नेता हैं, केवल एक जाति के नेता। और हुड्डा साहब केवल। और आपको उस जाति का वोट नहीं चाहिए, जाटों का वोट आपको नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए। हम 36 बिरादरी की पार्टी है, हम 36 बिरादरी के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। वो कह रहे हैं बीजेपी तो सबकी पार्टी है। हाँ जी क्या? बीजेपी सबकी पार्टी है वो कह रहे हैं। आप लोगों के नेता हुड्डा जी सिर्फ जाटों के नेता। सबसे ज्यादा अब की बार कांग्रेस ने सभी SC को BC को सबको टिकट दिया है। दूसरी बात, उस समय हरियाणा में जब ये हुड्डा साहब का राज था उस समय किसान खुशहाल था, व्यापारी माल था, कर्मचारी खुश था। आज आलम ये है, उस समय एक नारा लगा था हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। ये हुड्डा साहब ही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए इस बार यहाँ सोनीपत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए मैडम, एक मुद्दा जल्दी से। शहर की मुख्य समस्या है सरकारी स्कूलों की दुर्दशा। शिक्षा, आपकी नजर में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। एक मुद्दा बताइए। मुद्दा क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है? मुद्दा मुख्यमंत्री बनेगा। कौन? अभय चौटाला। अभय चौटाला के समर्थक है, मुख्यमंत्री बनेगा अभय चौटाला कह रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का? बीजेपी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनके पास जो मेयर है क्या वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है? दूसरा सवाल, कांग्रेस बीजेपी बहुत हो गया। मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव का मुद्दा मैडम, एक तो ये एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीने का मुद्दा। ये मन की बात करके तन की बात करने लग जाते हैं। मन की बात करते करते सबको पीटने लग जाते हैं, तन पे वार करते हैं। महंगाई का है मैडम सबसे बड़ा। महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा यहाँ सोनीपत में मुझे सुनाई नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर यहाँ पर पॉलिटिकल माहौल जो है वो बहुत हाई है, जोश